हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल DY क्लासेस में, जहाँ पे चीज़ें आपको रटाई नहीं सिखाई जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज है हमारा क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का 8वां लेक्चर, जिसमें हम लोग डेरिवेशन की ओर बढ़े हैं। तो अब क्या करना है यार कि इसके पहले जो भी हम लोगों ने वीडियो देखा उसमें हम लोगों ने एक डेरिवेशन कर लिया है, वो भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसमें, अच्छी स्थिति में। आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्षी स्थिति में। लेकिन यार, डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको इस वीडियो में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। वो क्या है? तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बात बताऊँगा, यहाँ हर बात का मतलब हो ये ज़रूरी नहीं, मगर हर बात मतलब की होगी। इस लाइन का अर्थ मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि अब जब हम डेरिवेशन करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और यहाँ काम आएंगे। अब पिछले कक्षाओं में पढ़ने का मतलब क्या है? हो सकता है आपने उसे मन से ना पढ़ा हो। तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों, वहाँ की कुछ चीज़ों का यूज हमें आगे आने वाली जितने भी डेरिवेशन होंगे उसमें काम आएंगे। तो इसमें जो काम आने वाला है मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें यार अब क्लास 11 की डिटेल तो पढ़ना नहीं है, हमें केवल मतलब की बात करनी है। अब मतलब की बात क्या है? तो इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले एक मतलब की बात यह है कि आपको क्लास 11 में पढ़ाई गई होगी सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, क्योंकि क्लास 11 में एक चैप्टर ही है सदिश राशि, वेक्टर। सदिशों का वियोजन क्या करना होगा, तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि सदिश कभी भी तिरछे काम नहीं करती है। प्यारे दोस्तों, जब भी सदिश को कभी तिर्यक दिशा में दिया गया होता है तो उसके वियोजन की आवश्यकता होती है। अब वो वियोजन कैसे हम लोग करेंगे? तो प्यारे दोस्तों, एक होता है क्षैतिज वियोजन, एक होता है ऊर्ध्वाधर वियोजन। क्षैतिज वियोजन क्या होता है प्यारे दोस्तों? जो आपको ये कोई भी सदिश दे सकता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, कुछ भी नाम दिया जा सकता है इसका। लेकिन क्या करना होगा, इसको देखना होगा कि ये क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं क्षैतिज के साथ कोण बनाए, ऊर्ध्वाधर के साथ भी बना सकता है, लेकिन मैं एक मान लिया हूँ। जिसके साथ प्यारे दोस्तों थीटा लगा रहेगा, इसका परिमाण लेंगे और उसके साथ कास थीटा लगा देंगे, क्षैतिज वियोजन हो जाएगा। जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहेगा उसको लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लगा देंगे। आई होप आपको ये मतलब समझ में आ रही होगी। इसीलिए मैंने बोला प्यारे दोस्तों, यहाँ हर बात का मतलब हो ये ज़रूरी नहीं, हमें डिटेल में ये ज़रूरी नहीं कि हम डिटेल में क्लास 11 की पढ़ें, लेकिन हर बात मतलब की होगी। हमें मतलब की बात करनी है, क्योंकि हमें क्लास 12 का डेरिवेशन करना है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ मिटाकर मैं वेक्टर ई दे दूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हम लोग तो क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ए हटाकर क्या लिखेंगे, ई कास थीटा, यहाँ ए हटाकर ई कास थीटा। यदि बल की बात आएगी प्यारे दोस्तों तो वेक्टर एफ ले आ जाएगा और यहाँ पे एफ कॉस थीटा, यहाँ पे एफ साइन थीटा। अब आपके भेजे में घुस गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि जब भी कोई तिरछे सदिश रहेगा उसका वियोजन हम लोग करेंगे क्षैतिज घटक में, ऊर्ध्वाधर घटक में। जिसके साथ थीटा लगा रहेगा उसके साथ कास थीटा आएगा, जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहेगा उसके साथ साइन थीटा आएगा। अब मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। मान लीजिए ये थीटा इसके साथ न लगकर इसके साथ लग गया होगा, तो जिसके साथ थीटा उसी के साथ कास थीटा। इसका मतलब अब ये नहीं होगा, अब ये होगा, तो यहाँ होगा कास थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब आपका दिमाग में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यार, ये तो था मेरा समझाना। तो आप चाहोगे तो इसको उतार सकते हैं, या आप समझ लीजिए एक हमें क्या करना होगा, क्षैतिज वियोजन करना होगा, और दूसरा हमें करना होगा ऊर्ध्व वियोजन या ऊर्ध्वाधर वियोजन। ऊर्ध्वाधर वियोजन चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हो। हाँ, क्षैतिज वियोजन, ऊर्ध्वाधर वियोजन। अब किसके साथ थीटा आएगा याद रख लीजिएगा, मतलब कि किसके साथ कास थीटा आएगा, किसके साथ साइन थीटा आएगा, वो डिपेंड करेगा थीटा पर। जिस वियोजन से, यानी क्षैतिज वियोजन से यदि थीटा लगा है, क्षैतिज से थीटा लगा है तो क्षैतिज के साथ कास आएगा। अगर ऊर्ध्वाधर से कास थीटा लगा है तो ऊर्ध्वाधर के साथ कास थीटा आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यार, अब करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब तो यार घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने मतलब की बात तो कर चुकी है। अब जो है सब आसानी से देखते चलिए और मैं आपको समझाता चलूँगा। तो सबसे पहले आप अपने कापी कलम को लेकर बैठ जाइए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पे
क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, हम मानेंगे, क्योंकि याद रखिए मैंने शुरू करने से पहले ही जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण बता रहा था तो उसमें ही मैंने बताया था किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, थ्योरी लिखना होता है प्यारे दोस्तों। थ्योरी कहाँ से लिखेंगे, उस फिगर को देखकर लिखेंगे जो फिगर हम लोग बना रहे हैं, तो उस फिगर को ध्यान से देखिएगा। तो क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लेंगे किसके कारण निकाल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किस में निकाल रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में। तो हम एक लेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की रचना -q और +q आवेशों से होती है, जिनके बीच की दूरी अल्प दूरी क्या होती है, 2l होती है। जब भी वैद्युत द्विध्रुव निकाला जाएगा प्यारे दोस्तों, मध्य बिंदु O से निकाला जाता है। अब वहाँ हम लोग अच्छी स्थिति में पढ़े थे, इसलिए हम लोग अक्ष में ही ले लिए थे, लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ लेंगे प्यारे दोस्तों निरक्ष में एक बिंदु P। ध्यान से देखिएगा, फिगर को सही साफ साफ बनाना है हमें। निरक्षीय स्थिति में बिंदु P लेंगे और मानेंगे कि ये बिंदु P जो है इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी। अब क्या करना होगा, मैं आपको समझा कर दोस्तों फिगर डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको देख कर आपको चीज़ें लिखना सिखाऊंगा, कैसे थ्योरी इसके बारे में लिखें, जिसे आप बोलते हैं डेरिवेशन का बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इसको सजाएं कैसे। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे जो -q है, अब इसके कारण जब निकालेंगे तो यहाँ से दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि जहाँ से जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं और जहाँ पर निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे आपको पहले मैं फिगर समझाऊंगा, फिर उसके बाद +q से निकाला जाएगा, तो इसको यहाँ मिलाना पड़ेगा हमको। बढ़िया से मिलाइएगा, फिगर में खराब भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिगर ही हमारा सब कुछ है, इसी को देखकर हमें थ्योरी लिखना है। ये हो गया प्यारे दोस्तों। अच्छा, जब ये 2l है प्यारे दोस्तों, तो ये मध्य बिंदु की बात हो रही, तो इधर का l इधर का भी l हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं प्यारे दोस्तों। फिगर को समझ गए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप थ्योरी लिख लोगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो अलग अलग बनाकर देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है प्यारे दोस्तों, ये वाला देख सकते हैं, इधर भी, मतलब दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक इधर की बात करें तो AOP और इधर की बात करें तो OPB। ध्यान से देख सकते हैं AOP OPB ना। तो अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको लगाना है थीटा, यहाँ पे भी आपको लगाना है थीटा। मैं ये क्या बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि देखिए कुछ झुके हैं कि नहीं, ये भी कुछ झुका है कि नहीं, तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये दोनों किस कोण पे झुके हैं, थीटा पे। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया यार। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 अंश, मतलब कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यार आप पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से परिचित होंगे। यहाँ देखिए जो भी मैं समझा रहा हूँ बस आपको फिगर में समझा देना है, बस लिखना नहीं है कुछ भी। अब मैं मत सोचिएगा सर डेरिवेशन में एक एक बात ऐसे ऐसे करना हो, नहीं यार, जैसे मैं डेरिवेशन करूँगा वैसे आपको करना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है प्यारे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बातें आपको पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो आप ध्यान से सुनिए, यहाँ आधार क्या है, लंब है, मतलब l है, स्मॉल l, सॉरी। उसके बाद यहाँ कर्ण क्या है, स्मॉल r है। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माना है हम लोगों ने। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाए, मतलब कि आधार स्क्वायर l है और लंब प्यारे दोस्तों r हम लोगों ने माना। यहाँ तो हम लोग जो माने हैं वही लिखेंगे ना, तो ये मत सोचिएगा ये लंब है, लंब ये अल्प दूरी का आधा है। यहाँ क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, तो प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हैं अंडर रूट में, आप आगे पीछे किसी को कर सकते हैं जोड़ में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ का वैल्यू हमारा आया अंडर रूट में r² प्लस l²। तो यहाँ का भी वैल्यू वही आएगा, क्योंकि ये l है ये भी r है। तो प्यारे दोस्तों कुल मिला जुला कर हमें यहाँ वाला मान रखना है r² प्लस l², और यहाँ वाला मान हमें रखना है r² प्लस l²। यानी इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस आप फिगर में प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको यही समझाना था कि अगर हमें A से P की बीच की दूरी लेना होगा तो क्या लेना होगा, यही लेना होगा। कैसे आया मैंने आपको वहाँ समझा दिया। तो ये केवल प्यारे दोस्तों समझाने के लिए मैं किया था, बस फिगर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने बताया है जहाँ पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो वहाँ पे आपको परीक्षण आवेश रखना होता है। ये परीक्षण आवेश केवल दिशा बताने के लिए रखा जाता है प्यारे दोस्तों, सूत्र में भाग नहीं लेता है। इसलिए जब परीक्षण आवेश को रखेंगे तो यही गति करेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है। तो अब आपको मैं बताता हूँ, जब आप -q के कारण निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए, माइनस है, परीक्षण आवेश गति करता है, तो परीक्षण आवेश धनावेश होता है, तो इसकी ओर आ जाएगा।
तो E1 की दिशा यानी पहले आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो E1 इधर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी दूसरे आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो प्यारे दोस्तों अब ये प्लस है तो परीक्षण आवेश तो प्लस ही रहता है यार, तो गति यही करेगा, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर चला जाएगा। प्यारे दोस्तों इसका नाम है E2। अब आप सोच कर बताइए, अभी मैं फिगर बता रहा हूँ आपको, इन सब चीज़ों से कैसे थ्योरी लिखना है आपको मैं ज़रूर लिख कर दूंगा, आप पर बाउंडेशन नहीं डालूंगा प्यारे दोस्तों, आप बस एकदम अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करना होगा, ये तो भी तिरछे हो गया, ये भी तिरछे है, ध्यान से देखिए, इधर है और वो उधर है। पहले बात ध्यान से देखिए, वेक्टर ही इधर है मतलब, और वेक्टर मतलब E1 और वेक्टर E2 उधर है, दोनों सदिश एक दूसरे के तिरछे हैं। मतलब अब ध्यान से देखा जाए तो अभी शुरू में ही मैंने बताया कि सदिश कभी भी तिरछे काम नहीं करता है, तो उसके वियोजन की आवश्यकता होती है। तो अब ध्यान से सुनिए यार, इसकी भी मान लीजिए उसी दिशा में है तो इसकी वियोजन करेंगे तो क्या, एक करेंगे क्षैतिज और दूसरा करेंगे ऊर्ध्वाधर, एक करेंगे क्षैतिज एक करेंगे ऊर्ध्वाधर, तो इसका होगा क्षैतिज और इसका होगा ऊर्ध्वाधर। अब बात कहेंगे सर अब आप हमें ये बताइए वियोजन कैसे करें, यहाँ तो थीटा दिख नहीं रहा है भैया, तो रुक जाइए। आप देख सकते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं प्यारा बच्चा ना, क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा है तो देख सकते हैं यही तिर्यक रेखा गई है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब समझ में आया कि नहीं, तो क्या करेंगे, ये E2 है तो इसका लेंगे E2 कास थीटा, अब इसके साथ थीटा नहीं लगा है, इसका लेंगे E2 साइन थीटा। अभी प्यारे दोस्तों मैं फिगर बना रहा हूँ क्योंकि फिगर में ही सब कुछ धरा है, जैसे ही फिगर समझ में आया तो डेरिवेशन तो बहुत ही मक्खन है यार। यहाँ देख सकते हैं, अब बात आएगी E1 का, तो ध्यान से देख सकते हैं E1 का भी क्षैतिज इधर ही जाएगा लेकिन ऊर्ध्वाधर इधर आएगा। अब बात करेंगे इसके साथ कहाँ थीटा देखें, तो यार आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, जब दो तिर्यक रेखा जो किसी समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना तो उसके एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। अगर इस वाले सामने का तो इसका, दोनों का मुख तो विपरीत रहेगा लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थीटा इधर मुँह है इसका, इधर तो ये भी थीटा। अब यार देखा जाए तो इसके साथ थीटा लगा हुआ है तो फिर E1 ये है तो इसका E1 कास थीटा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया, जिसके साथ थीटा उसके साथ उसी को लेंगे, उसके बाद कास थीटा लगाएंगे, उसके बाद जिसके साथ थीटा नहीं लगेगा उसी को लेंगे, उसको लेंगे और साइन थीटा लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, इधर ही हमारा जाएगा E1 कास थीटा और इधर आएगा हमारा E1 साइन थीटा। यार दोस्तों मुझे लगता है कि फिगर में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हो गया है, तो आप ध्यान से यदि देखे होंगे तो आपको आ जाएगा। वैसे भी मैं लास्ट में आपको फिगर अच्छे से समझा दूंगा बनाकर जल्दी में। तो चलिए अब हमारा चीज़ पूरा हो चुका है फिगर का, अब हमें केवल इसको देख कर लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको इसका स्ट्रक्चर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा, उसके बाद आपको चीज़ें लिख कर दिखाऊंगा क्योंकि लिखने में यार टाइम बहुत जाता है। इसलिए आप पहले इस फिगर को समझिए या इस फिगर को अच्छे से ड्रा कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, तब मैं आपको उसका थ्योरी बताता हूँ। तो चलिए यार फटाफट समझ लेते हैं कि हम लोगों ने जो फिगर में किया उसको लिखे कैसे। तो आप देख सकते हैं यार, मानता हूँ मेरा थोड़ा राइटिंग ख़राब है प्यारे दोस्तों, लेकिन आप लोग तो अच्छे से सुंदर से सजा कर नोट्स में लिखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अब परावैद्युतांक क्या है यार, ये तो बहुत बेसिक हो गया है, अगर आप पिछले वीडियो देख लिए होंगे तो। अब यहाँ तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, माध्यम में रखा है। अब कह रहा है माना वैद्युत द्विध्रुव के -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। ऐसा तो यार पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था जब मैं अच्छी स्थिति में डेरिवेशन करवा रहा था। तो अगर आपको वो वीडियो समझ में आया होगा तो ये वीडियो तो बहुत ही आसानी समझ में आएगा और नहीं आएगा तो यार दोस्तों एक बार प्लीज़ वीडियो को यार वहाँ जाकर देख लीजिए। क्योंकि यार ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों डेरिवेशन सेम है, थोड़ा सा बस फिगर का अंतर है, नहीं तो प्रोसेस वही चलना है। तो चलिए यार देख लेते हैं। अब कह रहे हैं माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से,
माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि वहाँ अच्छी स्थिति दिया गया था तो यहाँ निरक्षीय स्थिति दिया जाएगा, में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही P है, यही पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। यानी इतनी चीज़ें आपको केवल इसको देखकर लिख देना है। मैंने यहाँ एक भी बात अपने से नहीं लिखा है, जितना फिगर में किया गया है उतना ही मैंने किया है। अब देखिए हमें चित्र से आंकड़े नोट करना है कि कहाँ क्या क्या दिया गया है, ताकि हमें जब डेरिवेशन शुरू हो तो केवल यहाँ से उठा कर रखना हो, बार बार फिगर को ना देखना हो। तो आप देख सकते हैं अगर हम बात करें AB तो AB क्या है हमारा 2L है प्यारे दोस्तों। बात करें OP तो OP हमारा क्या है स्मॉल r, O से लेकर P तक। उसके बाद यदि बात करें AP तो यहाँ है प्यारे दोस्तों AP हमारा है r² प्लस l²। और बात करें BP की तो अंडर रूट में r² प्लस l²। अब यहाँ मैं आपको एक बात डायरेक्टली बता दूंगा कि जब भी आपको AP² की आवश्यकता हो प्यारे दोस्तों तो अंडर रूट में क्या दिया है r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो जब ऐसा होता है प्यारे दोस्तों तो अंडर रूट हट जाता है, केवल बचता है r² प्लस l²। जब भी अंडर रूट का स्क्वायर हो, चाहे अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो तो भी 3 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो तो भी क्या आएगा 2 आएगा। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो मैं जब भी AP का स्क्वायर करना होगा तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा, तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। उसके बाद एक बात और कि जब भी प्यारे दोस्तों अंडर रूट x है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर हम x के पावर 1/2 भी लिख दें तो भी इसका मतलब यही है। यानी मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ r² प्लस l² के जगह पे हम अंडर रूट की जगह पे 1/2 लिख दें तो भी उसका मतलब सेम रहेगा। ये वर्गमूल का मान है प्यारे दोस्तों कि करड़ी हटता है तो 1/2 लगता है। अगर आपको मैं बताऊँ रीजन क्या होता है जानते हो, अंडर रूट 4 का। अंडर रूट का 4 का रीजन यही होता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं 1/2। जैसे ही हम ये ब्रैकेट खोलते हैं 2 गुणे 1/2 होता है और ये कट जाता है, बचता है 2। तो मतलब हम ये समझाना चाहते थे आपको कि अंडर रूट में जो दिया गया है उसको हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं। ये आगे काम आएगा, बस आप समझ रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसलिए मैं बिंदु P पर लिख ले रहा हूँ ताकि हमें बार बार P का नाम मेंशन ना चिल्लाना पड़े। बिंदु P पर, बिंदु P पर। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि बिंदु P पर हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब -Q के कारण। अब यहाँ देख सकते हैं -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो जिसके कारण निकालते हैं प्यारे दोस्तों उस आवेश को लिया जाता है। यानी हम पहले आवेश के कारण निकाल रहे थे E1 1/4πε0 K Q/। फिर देखिए इनके बीच की दूरी हमें लेना होगा, तो AP का स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर मैंने आपको बताया ये AP की वैल्यू है, लेकिन जब स्क्वायर की वैल्यू को हम बात करेंगे तो 1/4πε0 K Q/r² प्लस l²। बस इतना लेंगे, क्योंकि यार स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट हट गया। अभी तो मैंने बताया आपको अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको मानना है इक्वेशन नंबर 1। और इसकी दिशा की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये है परीक्षण आवेश और ये है माइनस, तो परीक्षण आवेश इसकी ओर चला जाएगा, यानी P2A, यानी P से लेकर A की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। तो यार अब जानते हो आप बोर्ड तो भर ही गया है। अब भगवान तो है नहीं हम कि इसके आगे भी इसकी मतलब हवा में लिख देंगे। यार कुछ तो चीज़ें मिटाना पड़ेगा और उसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ की चीज़ें मिटाऊँ। फिगर नहीं मिटाऊँगा क्योंकि आपको दिशा बताना होगा मुझे, क्योंकि दिशा बताने के लिए फिगर की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3, बस मैं प्रेजेंट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, इनको मिटाता हूँ भाई साहब को, और आगे इनकी आवश्यकता भी मिटाने की होगी तो इनको भी मिटाऊँगा। तो क्या हो गया, अब लिखेंगे बिंदु +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि यार अब बिंदु P पर ही तो निकाल रहे हैं, -Q के कारण निकाल चुके हैं, +Q के कारण निकालेंगे, क्योंकि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है ना प्यारे दोस्तों, उस पर अगल बगल जितने आवेश होते हैं बारी बारी से क्रिया करते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप देख सकते हैं अब दूसरा आवेश के कारण है, इसलिए हम लिखेंगे E2 1/4πε0 K Q/। अब यार हमें लिखना होगा BP का स्क्वायर।
अब बीपी का स्क्वायर देखें तो बीपी भी उतना ही प्यारे दोस्तों है। तो क्या करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि आंकड़े नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार फिगर ना देखना पड़े। अब यार एक बात और, मैंने बोला है ना कि मुझे कुछ चीज़ें मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा रहा हूँ, तो गुस्सा मत होइएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके क्या लिखा है देखकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि साथ साथ नोट्स बनाओगे तभी, नहीं तो मैं मिटाता चला जाऊँगा, आप लोग पढ़ते चले जाएंगे, बाद में आपके दिमाग से सफ़ा भी होता चला जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है E2, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि बीपी का स्क्वायर करेंगे तो ये टोटल का स्क्वायर होगा और अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। और उसके बाद लिखेंगे दिशा, यदि इसकी बात करें तो B2P। यार ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश प्लस होता है, ये भी प्लस है, तो परीक्षण आवेश गति करेगा, उधर भाग जाएगा। यहाँ हो गया। अब तो इनकी भैया की भी आवश्यकता ख़त्म हो गई है, तो मैं इनको भी मिटाऊंगा प्यारे दोस्तों। अब करने क्या वाला हूँ, अब ध्यान से देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहा हूँ मैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यार परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको निकालना हो तो इसका मतलब ये जो लग रहा है, ये सब जो निकाय में लग रहे हैं, हमें फाइनली चाहिए कि अब टोटल के कारण कैसे निकल रहा है। जैसे मैं बताऊँ, इस मार्कर पर एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है और एक व्यक्ति उधर से बल लगा रहा है। अब मैं पूछूं इस पर टोटल बल हमें बताइए, अलग अलग नहीं कि ये व्यक्ति कितना लगा रहा है, वो व्यक्ति कितना लगा रहा है, ये नहीं, टोटल। तो अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति इधर से 5 न्यूटन बल लगा रहा है, उधर से वो 7 न्यूटन लगा रहा है, तो आप कहेंगे सर जी टोटल इस पर 2 बल लग रहा है, अरे 2 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक वैसे ही प्यारे दोस्तों, एक इधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है, टोटल कितना लगेगा। तो प्यारे दोस्तों यही बात आपको समझना है। यहाँ देख सकते हैं E2 साइन थीटा एक वैद्युत क्षेत्र भी ऊपर है, E1 साइन थीटा वैद्युत क्षेत्र नीचे है, लेकिन आवेश जितना ये है उतना ही ये है, बस थोड़ा सा चिन्ह में विपरीत है। तो हुआ क्या कि E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा परस्पर विपरीत दिशा में है, ध्यान से देखिए, और बराबर होंगे, बराबर है प्यारे दोस्तों। साइन थीटा इसमें भी, साइन थीटा इसमें भी। आप देख सकते हैं E1 हम लोगों ने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ भी लिखा है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो मतलब दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, यानी इनके कारण, इन दोनों के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। जैसे मैं बात बताऊं, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगा रहा है, उधर से भी कोई 5 न्यूटन बल लगा रहा है, तो मार्कर अपने स्थान पर ही रहेगा, यानी इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो क्या करना होगा, लिखेंगे चूँकि E1 साइन थीटा, यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ें लिखवा देता हूँ, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परस्पर बराबर एवं विपरीत हैं। बराबर भी हैं तो विपरीत भी हैं, बराबर व एवं विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। अच्छा, नष्ट कर देंगे, यानी इनके कारण तो कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने वाला नहीं है। अब बात आती है किसके कारण, तो यार आप देखिए E1 साइन थीटा भी इधर ही है, E2 साइन थीटा भी इधर ही है, दो लोग मार्कर पर एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, अरे यार साफ साफ जुड़ जाएगा टोटल। 5 उधर से एक व्यक्ति लगा रहा है, उधर से ही एक व्यक्ति 7 न्यूटन का, 7 5 12। तो इसका मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना हो बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर ही हम लोग निकालते चले आ रहे हैं प्यारे दोस्तों। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तो निकालेंगे E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, यही चीज़ करना है। मैं मानता हूँ प्यारे दोस्तों वीडियो बड़ा जा रहा है, लेकिन आपको एक एक चीज़ें समझाना भी तो पड़ रहा है, तो ऊबना नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक बार जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 की वैल्यू रखेंगे, E2 की वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद देखने वाले हैं कि कहानी क्या होने वाली है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। E1 की वैल्यू प्यारे दोस्तों लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो टोटल यार हुआ E1 का, कास थीटा साथ में चिपका है तो इसको चिपका देते हैं।
E2 की वैल्यू भी होगा 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। अगर cos थीटा साथ में चिपका है तो इसको भी चिपका देते हैं। यदि आप यार ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। अगर मैं आपसे बोलूँ प्यारे दोस्तों y में y को जोड़िए तो आप कहेंगे सर जी एक y यहाँ है एक y यहाँ है तो 2y। अगर आपसे पूछूँ x प्लस x जोड़िए तो कहेंगे सर जी यदि एक x यहाँ एक x यहाँ पे तो 2x। इसका मतलब प्यारे दोस्तों जब 1/4πε0 Q/r² प्लस L² cos थीटा यहाँ भी वही है वहाँ यहाँ भी यही है, तो दोनों को जोड़कर क्या लिखेंगे 1/4πε0 के 2Q/r² प्लस L² cos थीटा। आई होप समझ गए होंगे आप। कैसे समझ गए सर? इसलिए समझ गए क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। मैंने दोनों को जोड़कर क्या लिख दिया 2 लिख दिया, और क्या, जैसे x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, वैसे इतना प्लस इतना 2, यहाँ ऊपर लगा है ना 2। अब देखिए इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। मैं मानता हूँ प्यारे दोस्तों वीडियो जा रहा है लंबा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब हम निकालेंगे cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा कहाँ से निकलेगा, समकोण त्रिभुज। अब देखेंगे AOP में एक बात आपको बताता हूँ मैं, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आधार बटे कर्ण cos थीटा बराबर होता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको तो क्लास 10 में पढ़ाई गई होगी यार। तो यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ क्या है, ये है आधार हमारा है L। थीटा को मत लीजिएगा साथ में, ये तो कोण है, यहाँ लेंगे L। कर्ण हमारा क्या है √r² प्लस L²। और मैं आपको बता दूं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r² प्लस L² के पावर 1/2, जो अंडर रूट में है। आगे लिखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यार, ताकि मैं इसको मिटा कर आगे चलूँ। चलिए 1 2 3 आप लोग ले लिए होंगे। तो अब चलते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कुल मिला जुलाकर हम समीकरण 3 का यूज करेंगे। समीकरण 3 से क्या करने वाले हैं, E बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। तो इतना तो था, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने cos थीटा की वैल्यू निकाली, तो cos थीटा की जगह पे लिखेंगे L/r² प्लस L², वो भी अंडर रूट में। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं बोल रहा था स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे मिटा रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप करते चला जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, और आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब क्या करना होगा, E बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस L², इसके पावर मतलब ब्रैकेट में बंद की है तो प्यारे दोस्तों इसके पावर 1 है, घबराइएगा नहीं। L, अब मैं उसी ब्रैकेट को तो मतलब अंडर रूट को हटाता हूँ तो लिख देता हूँ 1/2। अब यहाँ भी आपको समझाना पड़ेगा कि यदि x इंटू x हो तो क्या हो जाता है x², y इंटू y हो तो y²। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, दोनों जुड़े, इसका घात 1 इसका घात 1, ये दोनों जुड़े। लेकिन यही दे दूँ मैं x के पावर 1 और x के पावर 1/2, तो प्यारे दोस्तों क्या होगा 1 + 1/2, क्योंकि वहाँ तो 1 + 1 था इसलिए जोड़कर स्क्वायर कर दिए। यहाँ भी 1 + 1 है इसलिए जोड़कर स्क्वायर कर दिए। लेकिन यहाँ हो गया हमारा x के पावर 1, 2 1 कम 2 1, 3/2। तो सेम टू सेम यहाँ भी वही होगा, r² प्लस L² के पावर 1, r² प्लस L² के पावर 1/2, दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, E बराबर 1/4πε0 के Q। अब अरे सॉरी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या था हमारा 2, और हम यहाँ तो भूल ही जा रहे हैं 2 लगाना, यहाँ 2 लगाना तो भूल ही जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया 2 × L प्यारे दोस्तों, और यहाँ हो गया r² प्लस L² के पावर 3/2। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग करने वाले हैं, चूँकि L इज लेस देन R, यानी L R से बहुत छोटा है, इसलिए L² भी लगभग क्या होगा 0 होगा। ये बात मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। कैसे समझा था यार, क्योंकि ये 2L अल्प दूरी है। उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या है कि इसका आधा कर दिया गया, ये और कम हो गया, और कम चीज़ का स्क्वायर करके और छोटा हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तो ये लगभग नगण्य हो जाएगा, तो मैंने 0 मान लिया। तो अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, 1/4πε0 के, अब ध्यान सुनिए, ये Q × 2L मैं कर रहा हूँ ताकि मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बना सकूँ। यहाँ दिया गया है r², L तो 0 हो गया प्यारे दोस्तों, तो L को 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 3/2, और E बराबर 1/4πε0 के Q × 2L की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P, और यहाँ जब तोड़ेंगे
तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 पूरे 3/2 ये घट जाएगा, तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं तो क्या बचने वाला है, RQ। आप देख रहे होंगे वहाँ अच्छी स्थिति में 1/4 के 2p/RQ था, यहाँ p/RQ, बस यही डिफरेंट है प्यारे दोस्तों। तो अब क्या करना होगा, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा किधर होगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये सदिश राशि अगर दिशा की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये तो एक दूसरे के बराबर में विपरीत है, इनके कारण तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये दोनों एक ही दिशा में लेके जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, +Q इधर है, -Q इधर है, यानी +Q से -Q की ओर होती है। मैं प्यारे दोस्तों बिना चर्चा किए इसको इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है। तो कई सारे बच्चे मार के चले जाते हैं -Q से +Q की ओर। यार मैं बता दूं, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है और उसके कारण अच्छी स्थिति में भी इधर ही होता है, लेकिन निरक्षी में बदल जाता है और आपको कंफ्यूज कर देता है। तो यार डेरिवेशन तो समाप्त हुआ हमारा, एक बहुत बड़ा गया होगा, तो मैं आपसे थोड़ा सॉरी का माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यार जो जितना बड़ा रहेगा उससे तो मैं और शॉर्ट में कर नहीं सकता, और एक्सप्लेन किया तो बड़ा तो गया। लेकिन यदि यार दिल में सच्ची चाहत हो किसी को पाने की, तो आप या किसी को समझने की, पाने की मत समझिएगा, नहीं तो कहेंगे कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, यदि आप दिमाग में ठान लिए कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, इस डेरिवेशन को आपको तैयार करना है तो तय करना है। मैं एक डेरिवेशन और बनाने का मूड में आया था प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या करें, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्यारे दोस्तों मैंने इस वीडियो में अपना पूरा प्रयास किया है समझाने का, तो मेरे इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा प्यारे दोस्तों। आप इसको तैयार कर लीजिएगा और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए यार, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।